प्रेजेंटेशन सी माशाल्लाह से एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन। मैडम ने तकरीबन तमाम जो इसके एस्पेक्ट्स है वो कवर किए। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आवाज़ आ रही? इसको बंद कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ होती है वो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग है। अब प्री कंसेप्शन जो काउंसलिंग हमारे पास इसका अभी तक ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है, क्योंकि मैडम ने जैसे कहा ज़्यादातर लोग कभी कभी थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आते हैं। तो उसकी एजुकेशन यूजुअली शुरू होती है स्कूल लेवल से। स्कूल के बाद फिर आप कॉलेज लेवल पे जाएंगे, फिर उसके बाद कम्युनिटी लेवल पे जाएंगे। आपके जो लोकल स्कॉलर्स है उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ताकि इसका एक निज़ाम चलता रहे। दूसरा, जितना अनकंट्रोल डायबिटीज़ के साथ पेशेंट की प्रेगनेंसी होती है उसमें चांस ये है कि टर्म में जाके भी उसका लॉस हो सकता है, क्योंकि जब HbA1c ज़्यादा होता है 8 से ज़्यादा तो प्लासेंटा की जो मैच्योरिटी होती है वो नहीं रहती, जिसकी वजह से हमने ये भी देखा है कि 9th मंथ में भी प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है। इस वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने उसके बाद अच्छा कंट्रोल क्यों नहीं किया है। मतलब पहले आपने गलत HbA1c के साथ पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद आपने इंतहाई अच्छा कंट्रोल रखने के बावजूद भी टर्म में प्रेगनेंसी लॉस हो सकती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रेगनेंसी से पहले उनका कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। और दूसरी अहम चीज़ ये होती है, जब भी ये जो पेशेंट होते हैं इनको हमेशा से बेजल बोलस इंसुलिन देना चाहिए। बेजल बोलस इंसुलिन इसको कहते हैं कि एक हम बेजल कंपोनेंट देते हैं और दूसरा बोलस कंपोनेंट देते हैं। अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है ह्यूमन बॉडी का कि जब हमारे जिस्म में जो शुगर बनता है उसके दो वजूहत होती है। एक तो हम जो खाना खाते हैं उससे बढ़ जाता है, और दूसरा 24 घंटे आपका जो जिगर है वो शुगर बनाता रहता है। जो 24 घंटे जिगर शुगर बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, बेजल शुगर कहते हैं। वो 24 घंटे एक ख़ास रेट से बढ़ता रहता है। और दूसरा, जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद शुगर बढ़ता है। तो इन पेशेंट में हमने टारगेट ये कर लेना है, बेजल को भी टारगेट करना है और बोलस को भी टारगेट करना है। बेजल को टारगेट करने के लिए हमारे पास जो इस वक्त रिकमेंडेड अवेलेबल इंसुलिन है वो NPH और लेविमर है। अगर कोई टाइप 2 डायबिटीज़ या टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है दूसरे लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन पे है, स्पेशली ग्लार्जिन जो लेंटेस के नाम से अवेलेबल है, अगर उसका अच्छा कंट्रोल है तो आपने उसको जारी रखना है। लेकिन अगर कोई पेशेंट प्रेगनेंसी में GDM के साथ आता है तो उसके लिए बेहतर ये है कि अगर रिसोर्स का इशू नहीं है तो आप उसको लेविमर शुरू कर लें जो डीटीमर के नाम से है। अगर रिसोर्स का इशू है, क्योंकि जो लेविमर है वो एनालॉग है, महंगा होता है, तो NPH शुरू कर लेते हैं। और दूसरा, इसमें अहम बात यह होती है कि NPH के साथ नॉकटर्नल हाइपोग्लाइसीमिया के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से NPH किसी भी पेशेंट को आप दे देंगे तो तकरीबन 11 बजे के करीब दे देंगे, क्योंकि NPH की एक पीक आती है 5 से 6 घंटे के बाद। तो चांस ये है कि अर्ली मॉर्निंग में वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। अगर आपने पहले दिया, लेट दे देंगे तो सुबह उसकी हाइपोग्लाइसीमिया क्या होगी, डिटेक्ट हो जाएगी। और उसके साथ साथ शुगर के जो पैरामीटर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें डाइट है, बाकी चीज़ों के काउंसलिंग है। और टारगेट हमने ये रखना, एक पेशेंट GDM के साथ आता, अगर फ़र्ज़ करें एक पेशेंट फ़र्स्ट टाइम आपके पास आया और आपने उसका OGTT करवाया तो उसका फास्टिंग शुगर 126 से ज़्यादा है और जो 2 आवर्स वाला है 200 से ज़्यादा आया, तो इसको क्या कहेंगे? तो हाँ, इसको कहते हैं ओवर टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है ना। इसको पहले से टाइप 2 डायबिटीज़ था लेकिन पता नहीं था, आपने OGTT करवाया तो सामने आ गया। ये GDM नहीं होगा। GDM के लिए ज़रूरी है कि 125 या 126 से कम होना चाहिए फास्टिंग, और 2 आवर्स पोस्ट मील वाला जो शुगर है वो 200 से कम होना चाहिए। अगर कोई भी पेशेंट आप फर्स्ट टाइम आपके पास आती है और आपने उसका OGTT करवाया या बगैर OGTT के उसके फास्टिंग रीडिंग्स 126 से ज़्यादा आती या 2 आवर्स पोस्ट मील रीडिंग 200 से ज़्यादा आती, तो ये ओवर टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो इसको आपने टाइप 2 डायबिटीज़ की तरह से लेना। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक के बारे में ये है कि आप मेटफॉर्मिन को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अब रिसेंट जो डेटा आता है उसमें लॉन्ग टर्म इशूज़ आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म इशूज़ में ये आते हैं कि यूजुअली जो मेटफॉर्मिन पे पेशेंट होते हैं, अगरचे डायबिटीज़ के साथ जो पेशेंट होते हैं उसमें लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज होता है, लेकिन मेटफॉर्मिन के साथ चांस ये है कि स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज होता है। और इनका नुकसान ये होता है पोस्ट डिलीवरी इनमें ओबेसिटी के चांस बढ़ जाते हैं।
जितना ओबेसिटी के चांस बढ़ जाते हैं, आगे जाके ऐसे पेशेंट में मेटाबॉलिक सिंड्रोम और टाइप 2 डायबिटीज़ के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग और गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल है। फॉलिक एसिड अगर किसी की पहले से प्लान है तो कम से कम 3 महीने पहले चेक करना चाहिए। और दूसरा टाइप 1 टाइप 2 हो या GDM हो, किसी भी पेशेंट को हमने कोशिश ये करनी कि HbA1c के साथ डायग्नोज नहीं करना है। एक तो प्रेगनेंसी में HbA1c करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर की वजह से HbA1c की रिलायबिलिटी नहीं होती प्रेगनेंसी के दौरान। वैसे भी RBCs का जो टर्न आउट होता है वो ज़्यादा होता है, 0.8% से कम HbA1c इन पेशेंट में यूजुअली डिटेक्ट होता है। दूसरा जो HbA1c की वैल्यूज़ है हमारी पॉपुलेशन में वैलिडेटेड नहीं है, ये बेसिकली यूरोपियंस और उनके लिए, हमारे यहाँ ऐसी स्टडीज़ नहीं है। उसके अलावा हमारा मल्टीपल और फैक्टर्स होते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज होती है, ज़्यादातर पेशेंट आयरन डिफिशेंसी एनीमिया के साथ होते हैं। तो इस वजह से कोई भी पेशेंट जब आप सस्पेक्ट करते हैं तो फर्स्ट लाइन HbA1c आपने एडवाइज़ नहीं करना। और दूसरा HbA1c के साथ ये मसला है कि जो HbA1c है वो कुछ ख़ास लेब्स ही कर सकती है। यहाँ तो हर लेबॉरेटरी HbA1c कर लेती है, क्योंकि उसकी वैलिडिटी के लिए एक ख़ास स्टैंडर्ड होता है और उस पर अमल नहीं किया जाता है। मैंने ऐसे पेशेंट को भी देखा जिनका HbA1c 10 के करीब था, लेकिन उनकी जो ग्लूकोज रीडिंग्स थी वो को रिलेट नहीं कर रही थी, देखा तो वो नॉर्मल था। अगर जहाँ पे HbA1c और आपके शुगर लेवल्स पे डिस्क्रिपेंसी आ गई तो आपने उस वक्त HbA1c को नहीं देखना, आपने शुगर लेवल्स को देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि HbA1c के हिसाब से अगर किसी का 10 आया तो उसूल तो ये कहता है कि उसको इंसुलिन पे शुरू कर ले, लेकिन अगर इंसुलिन पे शुरू करेंगे वो नॉर्मल पेशेंट है तो अगले दिन हाइपोग्लाइसीमिया के साथ आ जाएगा। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पेशेंट को एज अ फर्स्ट लाइन आपने क्या करना, HbA1c एडवाइस नहीं करना। डायग्नोसिस के लिए फास्टिंग शुगर कर लें, उसके बाद अगर उसमें डिस्क्रिपेंसी आई तो आप उसका OGTT करवा सकते हैं। और जो एस्पिरिन है, मैडम ने कहा ना, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, स्पेशली जो प्री एक्लेम्शिया के पेशेंट हैं उनकी प्री एक्लेम्शिया की प्रिवेंशन के लिए। दूसरा जो स्मोकिंग, अल्हम्दुलिल्लाह अल्कोहल तो हमारा यहाँ बहुत कम होता होगा, तो स्मोकिंग या इन चीज़ों की काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हाइपरग्लाइसीमिया से ज़्यादा डेंजरस होते हैं फीटल एनोमलीज़ के लिए। और इसके साथ अगर किसी ने कोई भी सवाल पूछना है GDM के हवाले से तो अच्छा, दूसरा ये है कि जो इंट्रापार्टम है ना, इंट्रापार्टम में एक तो ये जैसे मैडम ने बताया कि आप 5% डेक्सट्रोज की ड्रिप चलाएं, उसके साथ उसमें रेगुलर इंसुलिन डाल दें। लेकिन बेहतर मेथड ये है कि आप 2 अलग इन्फ्यूजन सेट्स बनाएं, एक साइड में इन्फ्यूजन चलाएं डेक्सट्रोज का और दूसरी साइड में इंसुलिन इन्फ्यूजन चलाएं, क्योंकि उसको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। और उसमें रखना ये आपने जैसे बताया 72 और 126 के दरमियान आपने उस दौरान रखना। अगर नहीं रखेंगे तो पोस्टपार्टम बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया के चांस ज़्यादा होते हैं। और जो मैक्रोसोमिक बच्चे होते भी इसी वजह से, मैटरनल हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से बच्चे में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ जाती है और उसकी वजह से उनका वज़न बढ़ जाता है। फ्लूइड मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि आप पेशेंट की कंडीशन कैसी है। अगर स्टेबल पेशेंट है तो स्टेबल पेशेंट है तो उसमें इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली आप दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो फिर आपने उसमें ज़्यादा देना। और दूसरा ये है कि यूजुअली जो पेशेंट मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी पे है या मेटफॉर्मिन पे है तो उनका पोस्टपार्टम रिवर्ट हो जाता है। लेकिन ऐसे भी पेशेंट हैं जिनकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट 0.5 यूनिट पर किलोग्राम से कम है, तो उसमें भी चांस है पेशेंट रिवर्ट हो जाए। लेकिन जिनकी 1 यूनिट पर किलोग्राम से ज़्यादा हो तो उसमें चांस कम होते हैं कि वो दोबारा से रिवर्ट हो जाए, वो लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपने जो 0.5 से कम है या मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी मेटफॉर्मिन है, पोस्टपार्टम आपने इनकी मेडिकेशन को होल्ड करना है और 48 to 72 आवर्स तक मॉनिटर कर लेना है। अगर हाइपरग्लाइसीमिया उसमें नहीं डॉक्यूमेंट हो गया तो फिर आगे जाके 6 वीक में हमने OGTT करवाना है या 12 वीक्स में भी करवा सकते हैं। यहाँ पे गायनी साइड के कितने लोग हैं? हाँ, मेडिसिन के नहीं मेरे ख्याल में। हाँ शान आलम ही है, सही बात। तो ये जो हमारी डॉक्टरी है ना,
मेरे ख्याल में हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैं तो ये समझता हूँ ये अल्लाह की तरफ से एक चुनाव है कि लोग आपके पास इतनी एतमाद के साथ आते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो वो अपने माँ बाप बहन भाइयों से शेयर नहीं करते हैं, आपसे शेयर कर लेते हैं। तो इसमें आपका जो कलम चलता है ना, ये बहुत इंतहाई ज़िम्मेदारी की बात है। अगर इसमें थोड़ी भी आपसे गलती हो गई तो उसमें गुंजाइश नहीं है कि माफ़ी की। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी है। इस ज़िम्मेदारी का एहसास होना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छी नीयत से ज़िम्मेदारी के एहसास के साथ काम करते हैं तो शफ़ा तो अल्लाह दे देता है, ठीक है ना। ना मेडिसिन में ना किसी चीज़ में, ये तो एक ज़रिया है। लेकिन शफ़ा आपकी नीयत और आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करते हैं। हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे लोग उसी मेडिसिन के साथ ठीक होते हैं, उसी के साथ ख़राब भी होते हैं। और कोई बात? बहुत शुक्रिया, थैंक यू।